चैप्टर जो हमारा चल रहा था मेटल एंड नन मेटल। अरे वाह, यही तो मैं चाहता था। मेटल एंड नन मेटल हम पढ़ रहे थे, यानी कि धातु और अधातु हम पढ़ रहे थे बेटा। ये होती है ना बात, है। एसिड बेस कहाँ से आ गया, मैं ही भूल गया टॉपिक। टॉपिक ही भूल गया था मैं बच्चों तुम्हारे बैच का। ठीक है, मैं दूसरे वाले बैच में समझ बैठा, आपका तो दूसरा वाला है। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो। और इसके अंदर हमने मेटल्स पढ़ ली थी पिछली क्लास में, मैं ही भूल गया टॉपिक बेटा आपका। धातु हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने आयरन, एल्युमिनियम और धातु की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया था। प्रॉपर्टीज का मतलब विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, तरह तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने सभी पढ़ ली थी मेटल्स के बारे में। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, नन मेटल पढ़ने वाले हैं। मैं ये टॉपिक ही भूल गया था, मुझे लगा एसिड बेस वाला चैप्टर तुम्हारा चल रहा था। लेकिन आपका तो क्या चल रहा था कल पिछली क्लास में बेटा, क्या पढ़ा था आपने? मेटल की प्रॉपर्टीज यानी धातुओं की विशेषताएं आपने पढ़ ली थी। एल्युमिनियम तक आपने पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहां से आगे शुरू करते हैं। तो बेटा अगले टॉपिक का नाम डालो मेरे सभी प्यारे बाबू, अच्छे अच्छे बच्चों। लिखो नन मेटल्स, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, क्या हेडिंग डाल लीजिए आप लोग? नन मेटल्स हेडिंग डाल लीजिए, मतलब अधातु हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग डालो भैया? अधातु आप लोग हेडिंग डाल लो, नन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले टोटल नन मेटल्स कितनी होती हैं? तो आप बोलोगे सर टोटल नन मेटल्स की संख्या जो होती है वो 18 होती है। तो आज का टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है। अभी किसी को ग्रुप में ऐड नहीं किया गया, यदि आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस नंबर पर मैसेज लिख के भेज देना कि सर मेरा बैच ये है, मुझे ग्रुप का लिंक दे दो, मैं ऐड होना चाहता हूं। ठीक है, चलो बेटा। तो अब हम नन मेटल की क्या करेंगे? कंफ्यूज हो गया था मैं एसिड बेस एंड लिख दिया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट लिख दिया था। चलें, अब चलते हैं बेटा। तो हम क्या पढ़ेंगे? नन मेटल पढ़ेंगे। टोटल नन मेटल की जो संख्या होती है वो क्या होती है? 18। सबसे पहले हम इनकी क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब है विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, नन मेटल की प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टोटल कितनी होती है? 18। चले भैया, चलो। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमारा आता है बेटा, आपको पता है जब हम आपको मेटल पढ़ाए थे, जब हम आपको धातु पढ़ाए थे, तो हमने कहा था कि भैया धातु जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन एक ऐसी थी जो लिक्विड स्टेट में यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती थी, जिसका नाम क्या था? मरकरी, यानी कि पारा जिसका नाम हुआ करता था। बट पारे के अलावा बाकी सब किस में पाई जाती हैं? सॉलिड में, यानी ठोस में पाई जाती हैं। तो साथी अब मैं बात कर रहा हूं नन मेटल अधातु की। तो जितनी भी 18 नन मेटल होती हैं, या तो ये सॉलिड में होती हैं या ये किस में होती हैं? गैस में। ठीक है, तो आप लिखो नन मेटल्स आर प्रेजेंट इन, नन मेटल्स आर present in solid or gas state. Non-metals are present in solid or gas state. अधातु, अधातु ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। अधातु ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है, अवस्था में पाई जाती है। ठीक है बेटा, अधातु ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। बट आपको इसका एक्सेप्शन याद रखना है। ठीक है, आपको इसका अपवाद। बेटा मैं बहुत बिजी रहता हूं, इस वजह से ग्रुप में ऐड नहीं कर पाया। आप चिंता क्यों कर रहे हो? किसी को भी नहीं किया, जितने भी बच्चे लाइव है ना, किसी को भी ग्रुप में ऐड नहीं किया। आपके मैसेज आ चुके हैं, आपको दोबारा मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी को कर दिया जाएगा। चलो, अब सुनते हो बेटा। तो आप याद रखना ये सब या तो सॉलिड होती हैं या गैस, बट इसका आपको क्या याद रखना है? एक्सेप्शन याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? इसका अपवाद याद रखना है। यानी कि नन मेटल का एक्सेप्शन क्या होगा, अपवाद क्या होगा? तो वो हमारा होता है ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन जो होता है ये हमारे नन मेटल का, ठीक है, क्या है? एक्सेप्शन होता है। अधातुओं का अपवाद होता है ब्रोमीन। इसका सिंबल क्या होता है? बी आर इसका सिंबल होता है ब्रोमीन का। ठीक है, ये आपका
एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसीलिए इसको बेटा लिक्विड नन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड नन मेटल, मतलब द्रव अधातु के नाम से इसको जानते हैं। द्रव अधातु के नाम से इसको जानते हैं। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे मरकरी होता था ना पारा, लिक्विड नन मेटल द्रव अधातु, वैसे ही मरकरी क्या होता है आपका, याद रखना। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड नन मेटल होता है बच्चों। ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफीन को कैसे अलग है बेटा? डायमंड एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफीन एक 2D स्ट्रक्चर होता है, दो विमीय संरचना होती है। बता देंगे जब हम आपको कार्बन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है। चलो अब सुनो दूसरा प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी सुनो। अच्छा बेटा याद रखना, लिखो नन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड, यानी ना तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती, ना ही इसमें से हीट पास होती। विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक। जैसे मेटल क्या होते थे? गुड कंडक्टर। धातु होती थी सुचालक, है ना। धातुओं में से हीट भी पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। तो याद रखना, अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती हैं। विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती हैं क्या बच्चों? अधातु। बट इसका आपको क्या याद रखना है? एक्सेप्शन याद रखना है, अपवाद। इसका आपको एक्सेप्शन याद रखना है, अपवाद। कि सर इस चीज का अपवाद क्या है? तो बेटा याद रखना, ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट जो है ये आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, यानी कि सुचालक। ले जाना पास, इसे रख जाओ। हाँ ले आना। हाँ भैया ये अभी पहला स्लाइड है, जो बच्चे लेट आए हैं आप लेट मत आया करो पहले। तो ग्रेफाइट क्या है बेटा? गुड कंडक्टर होता है, हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का। अब तुम कहोगे सर ग्रेफाइट नन मेटल होता है क्या? ग्रेफाइट अधातु होता है क्या? मैं कहूंगा हाँ बाबू, ये नन मेटल ही होता है अधातु। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट ये कार्बन से बनता है। ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? अपर रूप, कार्बन से बनता है। ग्रेफाइट किससे बनता है? कार्बन से। और कार्बन क्या होता है? कार्बन कोई मेटल तो होता नहीं है, कार्बन तो नन मेटल होता है, कार्बन तो अधातु होता है। इसीलिए ग्रेफाइट भी क्या होता है? नन मेटल अधातु होता है। क्लियर है? जल्दी से बता दो कमेंट करके। तो याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखना ग्रेफाइट क्या होता है? एक नन मेटल होता है, फिर भी ये क्या होता है? सुचालक, यानी कि आपका ऊष्मा का कंडक्टर होता है। नन मेटल होने के बावजूद भी क्या होता है? कंडक्टर आपका होता है बेटा। चले अब हम चलते हैं तीसरी वाली प्रॉपर्टी पर। लिखें, नन मेटल्स आर नॉट लस्चर। बेटा देखो, मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स धातु, ये चमकदार होते हैं। लश्चर, सोना कितना चमकता है, चांदी, एल्युमिनियम। तो लश्चर प्रॉपर्टी किसकी होती है? चमक वाला जो गुण होता है वो किसका होता है? धातुओं का। यानी अधातुओं का नहीं होता, अधातुओं का नहीं होता है। तो आप याद रखना, अधातु चमकदार नहीं होती। अधातु, लश्चर मीन्स क्या होता है? चमकदार, यानी नॉट लश्चर, चमकदार नहीं होती। अधातु जो होती हैं वो आपकी क्या नहीं होती हैं? लश्चर नहीं होती हैं, यानी कि चमकदार नहीं होती हैं। फिर भी आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, एक अपवाद आपको याद रखना है। यानी कि ऐसा अधातु कौन है, ऐसा नन मेटल कौन है जो बढ़िया से चमकता है? एक अपवाद आपको याद रखना है। जैसे डायमंड, हीरा। हीरा क्या होता है? नन मेटल। हीरा क्या है? अधातु, क्योंकि ये भी किससे बनता है? कार्बन से बनता है। कार्बन क्या होता है? नन मेटल होता है। और हीरा फिर भी कितना चमकता है? हीरा कितना चमकता है फिर भी। ठीक है। तो याद रखना है, वैसे ये जो लश्चर वाला प्रॉपर्टी है ये धातुओं का होता है, अधातुओं का नहीं होता। फिर भी अधातु यानी हीरा चमक रहा है। ठीक है। अच्छा सर आपने तो ग्रेफाइट को सुचालक लिखवाया था। अरे भैया मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मनीष, मैं तेरे क्या जोड़ रहा हूँ? हाथ जोड़ रहा हूँ। ऐसे ऐसे करके भी जोड़ लूंगा अगर तू बोलेगा तो। अब मैंने यही तो लिखवाया है। अरे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं क्या? बाबू
प्लीज ध्यान से पढ़ ले मेरा बेटा, बच्चा। पहले ध्यान तो यहाँ लगा मनीष बेटा। मैंने क्या लिखा है कि नन मेटल अधातु जो होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नन मेटल अधातु। तो मैंने फिर ये कहा कि इस बात का अपवाद कौन, यानी इस बात को जो नहीं मानता, वो ग्रेफाइट है। क्योंकि ग्रेफाइट सुचालक होता है, कंडक्टर। अब भी मैं वही बात कह रहा हूं, ग्रेफाइट सुचालक होता है, सुचालक सुचालक सुचालक, कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। इसे छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि तुम सब मेरी बात सुनो और मनीष मेरी बात नहीं सुनना, तो तुम क्या हो जाओगे, एक्सेप्शन, अपवाद। सब के सब क्या होते हैं, कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, सुचालक, एक्सेप्शन हो गया। सर आप गुस्सा बहुत करते हो, खून में ही गुस्सा है बेटा मेरे में, क्या करूं मैं, गुस्सा आता ही इतना है मुझे। प्रणव कह रहे हैं सर आप गुस्सा बहुत करते हो, आ जाता है बेटा, क्या करूं मैं बताओ। अब सुनो मेरी बात आगे, तो तीन प्रॉपर्टी हो गए। अब चौथे प्रॉपर्टी को लिखो, चौथा प्रॉपर्टी लिखो, नन मेटल्स आर, नन मेटल्स आर नॉट सिनोरस। देखो सिनोरस का मतलब होता है कि देखो मेटल जो होती है ना, धातु, धातु, ठीक है, मेटल जो होती है धातु, जैसे ये मेटल की बनी हुई है, तो मेटल को पीटने पर टन टन की आवाज आती है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिनोरस। बट नन मेटल जो होती हैं अधातु, इनको पीटने पर ऐसी आवाज नहीं आती, यानी नन मेटल आवाज नहीं करते। जैसे पेंसिल की, पेंसिल देखा है आपने, पेंसिल से लिखा होगा, वो ग्रेफाइट का बनता है, ग्रेफाइट का, तो वो टूट जाएगा जब आप उसको ऐसे मारोगे, ऐसे हथौड़ा से पीटोगे, तो टन टन की आवाज नहीं करके बल्कि वो टूट जाएगा, सॉफ्ट होती है ग्रेफाइट। ठीक है, तो याद रखना आप लोग मेरी बात, क्या कि नन मेटल्स आर नॉट, नन मेटल्स आर नॉट सिनोरस, कॉमा, नॉट मीलिएबल, कॉमा, नॉट डक्टाइल। लिखिएगा आप लोग सब, अधातु, अधातु सिनोरस का मतलब क्या बताया मैंने आपको, अधातु आवाज नहीं करते, सिनोरस का मतलब है आवाज नहीं करते, नहीं करते, कॉमा, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय नहीं होते। आघात वर्धनीय का मतलब क्या बताया था, सीट। धातु जो होती है उनको किस में बदला जा सकता है, सीट में बदला जा सकता है, चादर, लेकिन इनको नहीं बदला जा सकता, नहीं होते, कॉमा, डक्टाइल का मतलब क्या बताया था आपको, वायर, यानी छोटे छोटे जो तार होते हैं ना, तार वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये डक्टाइल भी नहीं होते। क्या हो जाएगा, नॉट डक्टाइल, तन्य नहीं होते, तारों में नहीं बदला जा सकता, तन्य नहीं होते। तो ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, यानी नन मेटल क्या हो गया, मेटल का जस्ट अपोजिट हो गया। नन मेटल क्या हो गया बेटा, मेटल का जस्ट क्या हो गया, अपोजिट आपका हो गया। क्लियर है, जल्दी से बता दो, फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा, यहां तक डन हो गया, यहां तक। चले आगे, ठीक है, नॉट डक्टाइल। आगे चलते हैं अब, पांचवा लिखें, मोस्ट रिएक्टिव नन मेटल, सबसे अधिक, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, मोस्ट रिएक्टिव नन मेटल, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी होती है, तो लिखें। जैसे आपको हमने जब पूछा था कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे जब हमने आपको पूछा था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, तो आपने बताया था पोटेशियम और सोडियम। उनको किस में रखते हैं, आप ओपन में, खुले में नहीं रख सकते, उसको किस में रखा जाता था, कैरोसिन के तेल में रखा जाता था। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी होती है, तो आप याद रखना, फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ठीक है भैया, कुसुम करवा देंगे। आगे लिखें, लीस्ट, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, इसके बारे में चलो मैं आपको बता दूं कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। देखो बेटा,
फ्लोरीन के बारे में यदि मैं आपको बताऊं कि आपको पता है हमारी पीरियोडिक टेबल जो होती है हमारी, हीरा कौन सी मेटल है? हीरा मेटल नहीं होता, हीरा डायमंड जो होता है नन मेटल होता है बेटा, क्योंकि डायमंड कार्बन से बनता है और कार्बन क्या होता है? अधातु, यानी कि नन मेटल। तो हीरा भी क्या हो जाएगा? नन मेटल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से भैया। अगर मैं आपको बोलूं कि फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि ये आपकी कुछ गैस होती हैं, आपकी पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा था, आवर्त सारणी, उसमें जो लास्ट वाला ग्रुप है ना 18 वाला, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? नोबल गैस, या जिनको इनर्ट गैस कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑग्नीशियम। याद है? याद है आपको क्या कि लास्ट वाला जो ग्रुप होता था कौन सा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑग्नीशियम। ये इनर्ट होती हैं। इनर्ट का मतलब ये रिएक्शन किसी के साथ नहीं करती। ठीक है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं, ये किसी के साथ क्रियाशील नहीं होती। बट बट इनमें से एक ऐसी है, इनमें से एक ऐसी होती है जिनोन। क्या नाम है इसका? जिनोन। इनमें से एक गैस ऐसी है जिनोन, अगर ये फ्लोरीन इसको दिख जाए, इसको फ्लोरीन दिख जाए, तो भाग के ऐसे गले लगा लेती है, इसको ऐसे गले लगा लेती है, जो कि आ गया तू, इतने दिन कहाँ था। फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि जीनोन जैसी गैस भी इसको देखते ही क्या हो जाती है? रिएक्टिव हो जाती है। फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि जीनोन जैसी गैस का भी मन कर जाता है रिएक्शन करने का। बल्कि ये बेचारी ऐसे कभी रिएक्शन नहीं करती, बट इतना ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन कि जीनोन भी इसके साथ ऐसे चुप एकदम चिपक जाती है। इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा सुंदर है वो, है ना? फ्लोरीन याद रखेंगे आप लोग, तो याद रखना फ्लोरीन इज सो मच रिएक्टिव। ये लिख लो पॉइंट, पूछा जाता है पेपर में, फ्लोरीन इज सो मच रिएक्टिव, सो मच, है ना, सो मच रिएक्टिव। ठीक है, सो मच रिएक्टिव दैट दैट इट कैन फॉर्म that it can form compound with compound with inert gas xenon. It can form compound with inert gas xenon. ठीक है, चलो बेटा, निशा निशा, चले आगे। तो लिखो, फ्लोरीन इतना ज्यादा क्रियाशील होता है, फ्लोरीन इतना ज्यादा क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है कि जीनोन जैसी अक्रिय गैस के साथ, कि जीनोन जैसी अक्रिय गैस के साथ, अक्रिय गैस के साथ यौगिक बना लेता है, के साथ यौगिक बना लेता है, के साथ यौगिक बना लेता है। ठीक है, और पता है क्या बनता है? और पता है क्या बनता है बेटा? XeF4। इतनी बार, इतनी बार, इतनी बार फ्लोरीन जुड़ा, जीनोन कहती है अब तू 4 बार आ। क्या कहती है? 4 बार, यानी 4 बार फ्लोरीन से जुड़ जाती है कौन? एक जीनोन। समझ में आया आपको? XeF4, जीनोन टेट्राफ्लोराइड ना, क्या कहते हैं इसको? जीनोन टेट्राफ्लोराइड। जीनोन टेट्राफ्लोराइड, टेट्रा का मतलब होता है 4। क्लियर है? रिएक्टिविटी का क्या मतलब? रिएक्टिव का मतलब होता है क्रियाशील, यानी रिएक्शन कर लेना। ठीक है, समझ में आया? तो ये बेटा इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि जिनोन जैसी गैस को भी क्या बना देता है? रिएक्टिव बना देता है। समझ में आया? क्रियाशील बना देता है। आगे चलें तो बच्चों, अब हम आगे, अच्छा एक और बात याद रखना फ्लोरीन के बारे में बाबू, फ्लोरीन के बारे में एक बात और याद रखना कि फ्लोरीन जब, कौन? फ्लोरीन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, फ्लोरीन के बहुत संबंध है, जगह जगह मुंह मारता हुआ घूमता है, हैं? कभी जीनोन के साथ मुंह मारता है, कभी भैया उसके साथ हाइड्रोजन के साथ। ये पागल हो गया है, इसका दिमाग चल गया है। फ्लोरीन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इट फॉर्म
हाइड्रोजन फ्लोराइड, इट फॉर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, फॉर्मूला क्या होगा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एंड इट इज द स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जाम्पल। बेटा अगर कोई पूछे ना कि दुनिया में सबसे मजबूत क्या है, दुनिया में सबसे मजबूत हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाती है, अगर कोई पूछे कि दुनिया में हाइड्रोजन, हाँ, दुनिया में हाइड्रोजन सबसे मजबूत किसके साथ बॉन्ड बनाती है, तो फ्लोरीन के साथ ही बनाती है। ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि तेरा और मेरा रिश्ता ऐसा है जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, ये कभी अलग नहीं होते हैं, ये कभी अलग नहीं होते, है ना। तेरा और मेरा रिश्ता कैसा है, जैसे हाइड्रोजन का फ्लोरीन से है। ये इट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बंधन का सबसे मजबूत उदाहरण है। ऐसे दिया करो किसी को एग्जाम्पल है, किसी से ज्यादा लगाव है, किसी से प्यार है तुमको, तो ऐसे उदाहरण दिया करो कि तू मेरे लिए इतना जरूरी है जितना हाइड्रोजन के लिए फ्लोरीन जरूरी होता है। हाँ, ऐसे मत बोल देना फिर कि मैं तेरे साथ जुड़कर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाना चाहता हूँ, HF बनाना चाहता हूँ। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन का उदाहरण है, लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में लिख लो बेटा, फ्लोरीन, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, फ्लोराइड बनाता है, जो कि जो कि सबसे मजबूत, हाँ लिखो, जो कि सबसे मजबूत, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन का उदाहरण है, हाइड्रोजन बंधन का उदाहरण है, का उदाहरण है। क्लियर है बेटा आपको, H किसके साथ जुड़ जाता है, F के साथ जुड़कर क्या बनाता है, HF बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। बॉन्ड बनवा दो, इसका बनवा तो दिया, सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, H और F के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे बना दो HF। और ये एक वीक एसिड है, हालांकि जब स्ट्रॉन्ग है, इतना ताकतवर है कि हाइड्रोजन कभी फ्लोरीन से अलग नहीं होती। तो मैंने आपको एसिड वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो ठीक है याद रखेंगे। ये एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है, ये एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, कमजोर एसिड होता है ये। आगे चलें, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या अभी तक आपने पढ़ा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव नन मेटल क्या होता है, देखो आपने पढ़ा मोस्ट रिएक्टिव नन मेटल, यानी सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है, फ्लोरीन। आगे चलें, अब चलते हैं बेटा, लिखो सभी लोग, बातों में ज्यादा मजे मत लो, ठीक है। अगला लिखो लीस्ट रिएक्टिव, ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, अब सबसे कम कौन होगा, तो लीस्ट रिएक्टिव नन मेटल, लिखें सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील अधातु, सबसे कम क्रियाशील अधातु, लीस्ट रिएक्टिव नन मेटल। एक सेकंड में फोन चार्ज लगा दूं यार, मैं तो भूल ही गया कि मेरा फोन स्विच ऑफ ऐसे होने वाला है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाएं बाबू, 1 मिनट प्लीज, ठीक है, चलो। अब सुनो बेटा, तो सबसे ज्यादा सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, तो आप याद रखना हीलियम, कौन हो जाएगा, हीलियम आपका सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा, ये बात आपको क्या करना है, हाँ। आगे चलें, आगे चलें बेटा, ठीक है, हीलियम सबसे कम रिएक्टिव है। अब ये मत बोलना कि सर हीलियम जो होता है वो एक गैस होता है, अरे बाबू तो मैंने कहा ना कि नन मेटल जो होती हैं या तो सॉलिड में पाई जाती हैं या गैस में पाई जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हीलियम, अच्छा याद रखिएगा बाबू, हीलियम जो होता है इसका प्रयोग कहाँ होता है, गुब्बारों में, गुब्बारों में भरने में इसका प्रयोग होता है, बैलून,
गुब्बारों में भरने में प्रयोग होता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन में इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में इसका यूज करते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में इसका प्रयोग करते हैं। कृत्रिम श्वसन, जैसे मान लीजिए गोताखोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं पानी के अंदर, जो गोताखोर होते हैं। या फिर ऑक्सीजन के साथ भी, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी हीलियम गैस को प्रयोग कर सकते हैं, किसके लिए, सांस लेने के लिए। तो याद रखेंगे आप लोग, ये आपका सबसे कम रिएक्टिव हो गया। 7वां पॉइंट लिखें, मोस्ट अबाउंडेंट, मोस्ट अबाउंडेंट नन मेटल इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की सतह पर या भूपर्पटी पर, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा अधातु, पाई जाने वाली सबसे ज्यादा अधातु कौन सी होती है। जैसे मेटल हमने आपसे पूछा था तो आपने एल्युमिनियम जवाब दिया था। जब हमने आपसे क्या पूछा था, मेटल, धातु पूछा था, धातु, तो एल्युमिनियम 8%, आयरन कितना होता है 5%। ठीक है, तो आप याद रखना बेटा कि सबसे ज्यादा नन मेटल जब पूछेगा तो आप क्या देंगे, ऑक्सीजन। क्या सबसे ज्यादा नन मेटल यदि पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे, ऑक्सीजन आप लोग जवाब देंगे। ठीक है बेटा। सर मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ, सब क्लास को इसका नहीं मिल रहा है। बेटा मिल जाएगा, काहे नहीं मिलेगा बच्चा, तुमको क्लास नहीं मिल रहा है रिकॉर्डेड। गजब हो गया तनु, क्या हो गया बेटा, गजब हो गया, गजब हो गया लिख रही है। वायुयान के टायर में क्या भरते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है। सर नाइट्रोजन गैस को भरते हैं बेटा, हीलियम नहीं भरते। रोटी को कौन सी गैस फुला देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब सुनो, तो ऑक्सीजन जो गैस है इस ये सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, 46%। जैसे एल्युमिनियम कितना पाया जाता था बेटा, एल्युमिनियम अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला मेटल था, कितना, 8%। आयरन दूसरे नंबर पे 5%। ठीक है, अब ये मत कहना सर ऑक्सीजन तो 21% होता है। अरे पागल, वो 21% जो ऑक्सीजन होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में होता है, वातावरण में। हम बात कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट की, तो कितना होता है इसके अंदर, 46% होता है, यानी कि 40% आपका होता है। तो आई थिंक आपको ये 7 के 7 क्वेश्चन क्या हो गए होंगे बेटा, याद हो गए होंगे। किसके बारे में है सातों क्वेश्चन आपको, नन मेटल के बारे में। अब कुछ नन मेटल हम पढ़ लेते हैं, कुछ नन मेटल हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे कि सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जो नन मेटल आती हैं हमारी, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बारे में कुछ बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। हाइड्रोजन के बारे में एक दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसके द्वारा। सर हीलियम, आवाज भी तो चेंज हो जाती है, हाँ हो जाती है। चलो कितने सारे क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग फालतू के। सर नंबर, किसका नंबर चाहिए तुझे, मेरा नंबर चाहिए। लिखा था स्टार्टिंग में, क्लास को स्टार्टिंग से देखो तब। ठीक है, अब सुनो बेटा, हाइड्रोजन, इसकी खोज किसने की। अरे पागल बच्चों बातें मत करो, लिखो। इट इज डिस्कवर्ड बाई, इट इज डिस्कवर्ड बाई, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, हेनरी कैविंडिस। क्या नाम है, इसकी खोज हेनरी कैविंडिस नाम के व्यक्ति ने की। इसकी खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिस नाम के व्यक्ति ने की थी इसकी खोज। इट इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिस। सर जी ऑक्सीजन नन मेटल होती है, हाँ बिल्कुल होता है बाबू। ठीक है, गैस, जो गैस होती है ये मेटल नहीं होती, नन मेटल होती है ये। बीपीएससी टीचर का तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज कॉल्ड फ्यूचर फ्यूल। इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। फ्यूचर फ्यूल कहते हैं इसको, भविष्य का ईंधन हम कहते हैं। याद हो गया आपको, क्यों, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री होता है। क्या होता है बेटा, ये भविष्य का ईंधन कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है हमारा, पॉल्यूशन फ्री होता है एकदम।
प्रदूषण मुक्त होता है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, तो ये पॉल्यूशन फ्री होता है, प्रदूषण मुक्त होता है। ठीक है, और सस्ता भी होगा, इसीलिए इसको आने वाले समय में हम क्या करेंगे, फ्यूल की तरह यूज करेंगे। सर लाफिंग गैस क्या होता है बेटा? नैना, लाफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को हंसने वाली गैस कहते हैं। चले आगे, अब सुनो आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे, तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, हाइड्रोजन ये हमारे वातावरण में नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन इज नॉट, ये इतनी हल्की गैस होती है कि अपने एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं पाया जाता। ये हमारे देखो, हमारे अर्थ के बाहर तरह तरह की लेयर पाई जाती हैं, परत पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन सबसे ऊपर चला जाता है, जो सबसे आउटर लेयर है ना, बाहरी परत, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, जिसे बाह्य मंडल कहते हैं, उसके अंदर ये चला जाता है। तो आप याद रखना कि हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट गैस है। प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन वातावरण के अंदर नहीं पाई जाती, वातावरण में नहीं पाई जाती, वातावरण में नहीं पाई जाती। क्यों है? क्योंकि यह एक लाइटेस्ट गैस है। लाइटेस्ट का मतलब है सबसे हल्की गैस है ये। लाइटेस्ट का मतलब क्या होता है? यह सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए वातावरण के अंदर नहीं पाई जाती है बेटा। सर नाइट्रोजन गैस भी फ्यूचर फ्यूल है? नहीं बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन गैस। फालतू के क्वेश्चन क्यों पूछती है पागल, बेवकूफ। नाइट्रोजन गैस भी है, फिर बोलना सर ऑक्सीजन भी है, फिर बोलना सर कार्बन भी है फ्यूचर फ्यूल। अरे हाइड्रोजन है बाबू, हाइड्रोजन लिख तो रहा है, भविष्य का ईंधन इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलें, आगे चलते हैं, अगला लिखो। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, चलो ये 3 पॉइंट, आइसोटोप वाला पॉइंट हम फिर आपको समझाएंगे जब चैप्टर आएगा ना आइसोटोप वाला, समस्थानिक वाला, तब हम हाइड्रोजन के बारे में आपको बताएंगे। तो बेटा ये 3 बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है? हाइड्रोजन के बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला एक बात, उसका नाम लिखो बेटा। अगला एक बात आता है हमारा आयोडीन। इसके बारे में 2 बात याद रखनी है। आयोडीन भी क्या होता है? नन मेटल होता है। आयोडीन भी क्या होता है हमारा? नन मेटल होता है। आयोडीन की वजह से, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, ये बात याद रखना है। अरे बता दो, अरे अभी नहीं बताएंगे बेटा, पता है क्यों? अभी क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि आपको वो वाला पॉइंट तब समझ में आएगा जब हम आपको आइसोटोप पढ़ाएंगे। आइसोटोप का मतलब समस्थानिक, और वो टॉपिक कौन सा आएगा? अलग आएगा, है ना। तभी आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो अलग समझाएंगे बेटा। अभी कुछ बच्चों को समझ में वो नहीं आएगा, तो वो अलग से समझाएंगे। अच्छा, कौन सा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से? ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? लिखो, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गॉइटर डिसीज, घेंगा रोग हो जाता है, गले का रोग। ये कैसा रोग है? घेंगा रोग। इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, लिख लो। इसकी वजह से, इसकी कमी से, इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। दूसरा, इसका यूज, जैसे आयोडीन घेंगा के इलाज में किस चीज का प्रयोग करते हैं? देखो, इसकी कमी से ही होता है घेंगा रोग। दूसरा, इसी का यूज होता है घेंगा के इलाज में भी। घेंगा को ठीक करना है, उसका इलाज करना है, तो फिर किस चीज का प्रयोग करेंगे बेटा? इसी के एक आइसोटोप होता है, इसी का एक समस्थानिक होता है, बिल्कुल बेटा, घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग कैसे होता है? गले का रोग होता है, जिसमें ये जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, अब घेंगा के इलाज में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, इसके इलाज में आयोडीन का एक आइसोटोप होता है समस्थानिक, आयोडीन 131 इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। लिखो, आयोडीन 131 का प्रयोग, आयोडीन 131 का प्रयोग घेंगा के इलाज में होता है, घेंगा
के इलाज में होता है, इलाज में होता है। तो आपको इतना क्या करना है, याद रखना है बेटा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। हाइड्रोजन के ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट आपको आयोडीन के। अब आता है नाइट्रोजन, अब आता है नाइट्रोजन। जो जो इंपोर्टेंट बात है ना, एक दो दो तीन तीन हम बता रहे हैं उनके बारे में। नाइट्रोजन भी क्या है हमारा, नाइट्रोजन भी हमारा नन मेटल है। गैस क्या होती है, नन मेटल। मेटल तो होती नहीं है गैस, मेटल तो सब सॉलिड होती हैं। बस एक लिक्विड होता है जिसका नाम था मरकरी। पारा जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड। कब से आपका क्लास चल रहा है भैया, हमारा क्लास 12 से 1 बजे तक चलता है बेटा डेली। ठीक है, चले। अब सुनो, नाइट्रोजन इसके बारे में लिखो। ये कहाँ भरा जा, नाइट्रोजन जो होता है ये कहाँ पर भरा जाता है, लिखो। इट इज, सबसे पहले तो मोस्ट अबाउंडेंट इन एटमॉस्फेयर। ये वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना परसेंटेज, 78% पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वातावरण में ये आपका पाया जाता है। लिखो, यह है सबसे अधिक, सबसे अधिक वातावरण में पाया जाता है, वातावरण में पाया जाता है, पाया जाता है। अरे वो लिखा नहीं क्या आपका सर, कह रहे हैं सर बैक करो बैक करो, लिखा नहीं क्या सर, एक पेज पीछे कीजिए। लो, लिखा नहीं क्या तुम लोगों ने, ये बताओ। लिखो पहले, चलो यार लिखो जल्दी से, 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 सेकंड में लिख लो फटाफट से। बताओ भैया जल्दी से बताओ। पिछले वाली स्लाइड छूट गई, ओ हल्ला मचा दिया तुम लोगों ने, है। 10 सेकंड है तुम्हारे पास, लिखो फटाफट। शोर मचा दिया आप लोगों ने भैया। बताओ जल्दी। छाप लिया चलो छाप दिया, अब तो छाप दिया होगा। चलो नाइट्रोजन पढ़ते हैं बेटा। सबसे ज्यादा वातावरण में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट, 78%। आयोडीन का सिंबल पूछ रहा है एक बालक। आयोडीन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आई फॉर आयोडीन। ठीक है, चलो। हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, H2, हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन का N2 वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है, क्या हो जाएगा आपका, हाँ तो 78% हो जाएगा। दूसरा लिखो बेटा, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन टायर्स, यानी ये टायरों में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो एरोप्लेन का टायर हो, टायर्स में भरा जाता है इसको। वॉलीबॉल में इसको भरा जाता है, फुटबॉल में इसको भरा जाता है, टायर में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, ईटीसी। ठीक है, इसको भरा जाता है चिप्स के पैकेट में, चिप्स पैकेट, ईटीसी आदि में इसको भरा जाता है। लिखो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग टायरों में, कॉमा वॉलीबॉल, कॉमा फुटबॉल, चिप्स के पैकेट, चिप्स के पैकेट आदि में होता है, आदि में होता है। ठीक है बच्चा, ये ऐसी गैस है, ये ऐसी गैस है जो मॉइस्चर यानी नमी को आने से रोकती है। कुछ छप जाती है, कुछ छप जाती है। अच्छा सुनो, तो याद रखना ये नमी आने से रोकती है। चिप्स का पैकेट है वो बंद है, एकदम बंद, तो फिर उसमें नमी। आयोडीन 131 क्या है बेटा, आयोडीन का एक प्रकार है 131, 131 समस्थानिक कहते हैं इसको, आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है टायर में हवा भरी जाती है। अरे सभी टायरों में नहीं, फ्री में तो हवा भर देते हैं। पेट्रोल पंप पे जाओ वो भर देगा आपको फ्री में, एकदम लाइन लग जाती है पेट्रोल पंप पे। बट वहां पर अलग से एक लिखा रहता है कि नाइट्रोजन गैस, आज जाना पेट्रोल पंप पे लिखा रहेगा नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है, नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल।
तो अगर तुमको पैसे दे के भरवानी है तो वो नाइट्रोजन गैस तुम्हारे टायर में भर देगा। ठीक है, जल्दी से बता दो। अ, उस पर लिखा रहता है, हाईवे जो होते हैं हाईवे, उस पर लिखा रहता है नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है, फोन नंबर लिखा रहता है। तो बच्चों, एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फुटबॉल चिप्स के पैकेट ये नमी आने से रोकती है। जब तक वो पैकेट को नहीं खोलोगे वो सीलेगा नहीं, चिप्स नमकीन सीलेगा नहीं। याद रखेंगे आप लोग इसको। चलें आगे, आगे चलते हैं बेटा। तीसरा लिखो, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में भी किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत बल्ब के अंदर किया जाता है। बल्ब में दो गैस भरते हैं बेटा, एक नाइट्रोजन और एक आपका आर्गन। ये दो गैसों को बल्ब के अंदर भरा जाता है। तो आई थिंक आपको ये सभी पॉइंट नाइट्रोजन के बारे में याद हो गए होंगे। ठीक है। साइकिल के टायर में कौन सी? अरे वो तो जर्नली एयर, हवा भरते हैं टायर में, साइकिल के टायर में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखने बेटा? नाइट्रोजन के बारे में याद रखने। सभी को याद हो गया होगा। प्लेन के, एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? बता तो दिया। अरे बेवकूफ हो, मैं भगवान कसम खा रहा हूं, तुमसे परेशान हो गया हूं। ऐसे बच्चों से परेशान हो गया हूं जो एक क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं ना। एरोप्लेन के टायर में निशा, निशा बेटा मैं बहुत पिटाई करता हूँ लड़कियों की। तो बार बार पूछेगी, बार बार पूछेगी, बार बार पूछेगी। टायर लिख दिया, इतनी बार बोल दिया, 50 बार बोल दिया, एरोप्लेन के टायर में यही भरा जाता है, यही भरा जाता है। नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी। ठीक है, लो मैं लिख दूं, एरोप्लेन के टायर में, टायर में ये भरा जाता है। अब समझ आ गया? अब समझ आ गया? लिख दूं ये भी? बताओ। आगे चलें आगे। अब सुन तो, नाइट्रोजन के बारे में इतना याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल लिखो, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस बिकम रिएक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड फॉर्म कंपाउंड, एंड फॉर्म कंपाउंड विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। बेटा नाइट्रोजन गैस कम तापमान पर रिएक्शन नहीं करती। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो कम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती। नाइट्रोजन गैस को रिएक्शन करने के लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन करती है। और हमारे वातावरण में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? दो, पहले पे नाइट्रोजन, दूसरे पे ऑक्सीजन। तो जब ये दोनों आपस में, आपको पता है जब बिजली कड़कड़, एकदम बिजली कड़ाके की चमकती है, तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन कर जाती हैं और पता है क्या बनता है? एक बनता है N2O, एक बनता है NO2, एक बनता है नाइट्रस ऑक्साइड, और एक बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, लिखो, नाइट्रोजन बहुत अधिक तापमान पर, बहुत अधिक तापमान पर ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अबक्रिया करता है। क्या करता है? अबक्रिया करता है। नहीं, कम टेम्परेचर पर फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कम टेम्परेचर पर फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा तापमान पर। ठीक है, ज्यादा तापमान पर रिएक्शन करता है। और बनता क्या है? सबसे ज्यादा दो गैस हमारे वातावरण में क्या पाई जाती है? एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो N2O या NO2, दो ही कंपाउंड, दो ही यौगिक बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, बिल्कुल एनफ है रोहित। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कितने बच्चों को ये नाइट्रोजन के बारे में सब कुछ याद हो गया? फटाफट से बता दो। सर ऑक्सीजन कितना परसेंट आता पाया जाता है? 21%, और नाइट्रोजन 78%।
चलें भैया आगे लिखें। अब लिख लो बेटा लास्ट क्लोरीन। क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल। कितने हो गए हमारे? नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? Cl2। ठीक है, Cl2 क्लोरीन का क्या होता है? फॉर्मूला होता है बेटा। इसके बारे में लिख लेते हैं। कल छुट्टी है सर? नहीं भैया छुट्टी नहीं, क्लास होगी आपकी 12 बजे। चाय चाय हमें भी दे दो। हाँ दूंगा तुमको चाय, लिखो। सबसे पहले इसके बारे में एक पॉइंट समझेंगे। इट इज द हैवीएस्ट डाई एटॉमिक गैस। यह है सबसे भारी, सबसे भारी द्विपरमाणविक गैस है। द्विपरमाणविक गैस है। यह सबसे भारी द्विपरमाणविक गैस है। बेटा देखो, कुछ गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, कुछ गैस हमारे वातावरण में ऐसी होती है जो दो परमाणविक होती हैं, डाई एटमिक। जैसे डाई एटमिक क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, तो जब भी मैं हाइड्रोजन का नाम लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? H2 लिखता हूं, ना कि H लिखता। यानी हाइड्रोजन का नाम H2 लिखता हूं। जब भी मैं ऑक्सीजन का नाम लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? O2। जब भी मैं किसका क्लोरीन का नाम लिखता हूं? Cl2। जब भी मैं नाइट्रोजन का नाम लिखता हूं? N2। तो हमारे वातावरण में कुछ ऐसी गैस पाई जाती हैं जो जिनके दो एटम एक साथ लिखे जाते हैं। यानी सिंगल एटम, एक परमाणु एग्जिस्ट नहीं करता, अस्तित्व में नहीं आता, इसलिए दो एक साथ लिखे जाते हैं। उन सब में ये सबसे भारी है बेटा। जैसे हाइड्रोजन का मास अगर मैं बताऊं तो एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 8, सॉरी 16 है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। क्लोरीन का एक का होता है 35.5, तो दो का कितना हो जाएगा? 71। इसका 14 होता है, इसका क्या हो जाएगा? 28। तो सबसे भारी कौन है? देखो 71 वाली सबसे भारी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सबसे भारी परमाणविक गैस द्विपरमाणविक। ठीक है, 71 क्लोरीन का आपका हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। क्लोरीन का काम क्या होता है? लिखो, इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग विरंजक में होता है। विरंजक में होता है। इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग, इसका प्रयोग विरंजक करने में होता है। जैसे ब्लीच, अच्छा ब्लीचिंग वर्ड का मतलब होता है रिमूव कलर। ब्लीचिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? रिमूव कलर, रंग उड़ाना। ब्लीचिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का रंग उड़ाना, रिमूव द कलर, रंग को उड़ा देना। ठीक है, अब चाहे वो रंग आपका कपास का उड़ाओ, क्या हो जाएगा बेटा? रंग उड़ाना, कलर को रिमूव करना। चाहे वो कॉटन का करो, कपास का करो, चाहे वो पेपर का करो, कागज का, कागज का, पेपर का, इस तरीके से। ठीक है, कागज का, पेपर का, इस तरीके से किसी का भी कलर रिमूव हो सकता है। ठीक है, कागज का, पेपर का, या फिर पानी का, वाटर का। किसका बेटा? वाटर का। ठीक है मेरा बाबू गुड्डा, पानी का। पानी में भी तो क्लोरीन पड़ा रहता है। जैसे बिस्लरी की बोतल खरीद के जाओगे, है ना, बिस्लरी की बोतल, उसमें भी क्लोरीन आता है। नगर पालिका का पानी आता है, म्यूनिसिपैलिटी का, तो उन सभी में क्लोरीन आता है। बट पीने वाला पानी, जैसे स्विमिंग पूल में आप नहाने जाते हो तो उसमें भी क्लोरीन पड़ा रहता है। बट पीने वाला जो पानी होता है ना, ड्रिंकिंग वाटर, उसके अंदर क्लोरीन जो होता है उसकी मात्रा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो याद रखना, WHO के अकॉर्डिंग, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है इसकी फुल फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, पीने वाले पानी के अंदर, पीने वाले पानी के अंदर क्लोरीन की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 0.2 से लेकर 0.5 मिलीग्राम
पर लीटर, इसके हिसाब से क्लोरीन डाला जाता है पीने वाले पानी में, ठीक है। 0.2 से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। यह गैस फूलों का भी रंग उड़ा देती है। क्या कर देती है? रिमूव कलर ऑफ फ्लावर। ये क्या कर देती है बेटा? फूलों का भी रंग उड़ा देती है, फूलों का रंग उड़ा देती है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तो क्लोरीन के बारे में आई थिंक आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी बेटा। बस इतना आपको क्या करना है, क्लोरीन के बारे में याद रखना है साथी। तो आज हमारा नन मेटल हमने पढ़ लिया। अब हम कल की क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे? मेटेलॉइड्स, जो 7 हमारे होते हैं उपधातु। क्या पढ़ेंगे? उपधातु पढ़ेंगे। साथ ही इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, यानी कि जो कि